मंगलपुर, जहां शादी जैसे पवित्र रिश्ते की नियति शैतान ने बहुत पहले ही तय कर दी थी। पुराने लोगों ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था, मगर जैसे जैसे वक्त ने करवट बदली, नई पीढ़ी ने इसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया। फिर एक प्रेमी जोड़े की लापरवाही ने सदियों से सोए उस शैतान को दोबारा जगा दिया, जिसे बड़े बूढ़े डरते हुए पुकारते थे। वधूसुर। शाम ढलने वाली थी। तान्या अपने गांव से काफी दूर एक बगीचे में बेचैनी से किसी का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये संजय आखिर कहाँ रह गया? शाम भी ढलने वाली है। मैं कुछ देर और देखती हूँ। अगर वो नहीं आया तो मैं घर चली जाऊंगी। तान्या इसी उधेड़बुन में खोई हुई थी कि तभी उसे कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसने बगीचे के मेन डोर की तरफ देखा। वहां संजय की कार खड़ी थी। तान्या ने कार के अंदर बैठते हुए संजय को घूरा और शिकायती लहजे में बोली, अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं जाने वाली थी। तुम तो जानती हो तान्या, गांव में सड़कें कैसी हैं। जहां आधे घंटे में पहुंचना हो वहां पूरे 1.5 घंटे लगते हैं। खैर, मैं माफ़ी चाहता हूं इंतज़ार करवाने के लिए। मैं होटल से सीधा यहीं आ रहा हूं, अभी गांव भी नहीं गया। अच्छा जल्दी बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसका जवाब तो मैं बोलकर नहीं देना चाहता तान्या। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे। फिर तान्या ने घबरा कर कहा, ओह, काफी देर हो गई संजय, मुझे चलना चाहिए। हाँ, चलते हैं। वैसे भी तुम अकेले क्यों जाओगी? मैं तुम्हें गांव के बाहर तक छोड़ दूंगा। फिर तुम अपने घर चली जाना और मैं अपने बंगले पर। बिल्कुल नहीं संजय, तुम गांव के लोगों को नहीं जानते। अगर हमें किसी ने साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओहो तान्या, तुम और तुम्हारे, इस बार तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। फिर क्यों डर रही हो? शादी जैसा शब्द सुनकर जहां किसी लड़की के चेहरे पर हल्की शर्म के साथ मुस्कान आ जाती है, वहीं ये शब्द सुनकर तान्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने सहमी और दुख भरी आवाज में कहा, ये क्या कह रहे हो संजय? हमारी और तुम्हारी शादी? तान्या के इतना बोलते ही अचानक एक कौवा कार के विंडशील्ड पर आ गिरा और देखते ही देखते तड़प कर मर गया। ये मनहूस नजारा तान्या और संजय आंखें फाड़कर देखते रह गए, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक खुली और सीधी चेतावनी थी। रात के तकरीबन 8 बजे मंगलपुर गांव से सटकर सदियों से खड़ा एक पुराना जर्जर बंगला अंधेरे में जैसे किसी के चले जाने के गम में डूबा हुआ था। माहौल शांत था कि तभी एक कार मेन डोर से अंदर दाखिल हुई और पार्किंग में रुक गई। सुजान सिंह, जो उस बंगले की देखरेख करता था, वो जल्दबाजी में बाहर आया। तब तक संजय कार से उतरते हुए बोला, कैसे हो काका? अच्छा हूँ छोटी सरकार। कल जब आपके आने की खबर मिली तो यहाँ मैंने साफ सफाई और बाकी के बंदोबस्त ठीक कर दिए। आप अंदर चलकर हाथ मुंह धुल लीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। दोनों बातें करते हुए बंगले के अंदर दाखिल हो गए। रात के समय संजय खाना खाते हुए सुजान सिंह से पूछा, क्यों काका? वक्त के साथ लोगों ने इसे भूत बंगला कहना बंद किया, या फिर आज भी इसे इसी नाम से पुकारते हैं? जानने वाले इसे अभी भी इसी नाम से पुकारते हैं छोटे सरकार। बाकी जो नई पीढ़ी है वो भी आपकी ही तरह इन सारी चीजों को नहीं मानती। अच्छा, तो जैसा मैंने सुना है, क्या सच में हमारे इस पुस्तैनी बंगले पर किसी वधूसुर का श्राप है? संजय का सवाल सुनकर सुजान सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चुपचाप उसे घूरता रहा। सुजान सिंह को इस तरह डरा हुआ देखकर संजय ने हंसते हुए कहा, ओ कम ऑन काका, आप तो ट्रोमा में चले गए। चिल, मैंने बस ऐसे ही पूछा। छोटे सरकार, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। कि क्या आप हर रोज चौधरी की बेटी से मिलने जाते हैं? सुजान सिंह की बात पर संजय हंस पड़ा। फिर उसने भी झिझकते हुए कहा,
हाँ काका, मैं चौधरी जी की बेटी तान्या से मिलने जाता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मगर आप इस बात को अपने तक ही रखना। ऐसा अनर्थ मत करिए छोटे सरकार। आप नहीं जानते इस बंगले के श्राप के बारे में। दूसरे गांव के हजारों रिश्ते खोज दूंगा, पर भगवान के लिए ये फैसला बदल दीजिए। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं तान्या से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। और रही बात इस भूत बंगले और वधूसुर के श्राप की, तो ये सब आप लोगों की बनाई मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन पर मैं जरा सा विश्वास नहीं करता। इतना सब कुछ बोलकर संजय गुस्से में अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे से सुजान सिंह उसे घूरता रहा। फिर उसने अपने आप से कहा, मुझे ये सब रोकना होगा। वो एक तूफानी रात थी। संजय अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसे पायल की आवाजें सुनाई देने लगी। संजय ने करवटें बदलते हुए उन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका और उठकर बैठ गया। ये पायल की आवाज मुझे अक्सर सुनाई देती है। आखिर कौन इतनी रात में पायल पहनकर बंगले में टहलता है? आज मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। इतना बोलकर संजय ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे से बाहर निकला। गलियारे में चलते हुए वो एक कमरे के सामने आकर ठिठक गया, क्योंकि आवाज उसी कमरे से आ रही थी। उसने देखा दरवाजे पर एक बेहद पुराना ताला लगा हुआ है। वो कुछ सोच पाता कि तब तक ताला उसके हाथ लगाते ही खुल गया। पायल की आवाज अभी भी कमरे से आ रही थी। फिर संजय ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। पायल की आवाज कमरे के एक कोने से आ रही थी। संजय उस ओर जब बढ़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे सामने एक बड़ा आईना है, जिसके सामने कोई लड़की चुपचाप खड़ी है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो उस ओर आवाज देता हुआ बढ़ा। कौन है वहां? मैंने कहा कौन है? इतना बोलते हुए संजय उस आईने के नजदीक पहुंचा। तुम कौन हो और इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? लड़की ने पहली बार में कोई जवाब नहीं दिया। फिर संजय के सवाल दोहराने पर वो उसकी तरफ पलटी। संजय उस लड़की को देखकर बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। संजय बेहद डरा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, लड़की ने उस बड़े से आईने की ओर इशारा किया। फिर जब संजय ने आईने पर रोशनी डाली तो डर के मारे उसकी सांसें अटक गईं। आईने से वो और पास खड़ी लड़की दोनों गायब थे। उनकी जगह एक बेहद खौफनाक दुल्हन हाथ में इंसानी खोपड़ियों की माला लेकर खड़ी थी। संजय वहां से भागता या कुछ करता, उससे पहले उस डरावनी दुल्हन ने आईने के पार हाथ निकालते हुए संजय को पकड़कर अंदर खींच लिया। उसके हाथ से फोन गिर गया। फिर वहां घने अंधेरे के साथ साथ संजय की चीख पूरे बंगले में गूंज गई। इस घटना को कुछ दिन गुजर गए। संजय बंगले से ऐसे गायब हो चुका था जैसे वो कभी वहां आया ही ना हो। उधर तान्या परेशान हो रही थी, क्योंकि संजय का कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ दिन तो उसने इंतजार किया, मगर आखिरकार परेशान होकर वो उसके बंगले पर पहुंची, जहां उसने सुजान सिंह से पूछा, काका, संजय कहीं गया हुआ है क्या? उसका फोन भी नहीं लग रहा। मुझे उससे बात करनी है। सुजान सिंह ने जैसे ही तान्या को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता छोटे सरकार, कहाँ गए हैं बिटिया? तान्या बार बार अपना सवाल दोहराती रही, मगर सुजान सिंह ने उसे कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। आखिरकार तान्या रोती हुई वहां से लौट गई। दिन गुजरे। आखिरकार वो 10 तारीख आ ही गई जब संजय ने तान्या से शादी करने का वादा किया था। तान्या बेचैन अपने कमरे में बैठी हुई संजय को याद करके रो रही थी। तभी बिस्तर पर रखा फोन बज उठा। तान्या ने देखा ये संजय का फोन था।
उसने जल्दबाजी में फोन उठाते हुए सवालों की ढेरी लगा दी। हेलो, तुम कहाँ गायब हो गए संजय? मुझे तुम बिना बताए ऐसे कैसे गायब हो सकते हो? आज के लिए तुमने मुझसे कुछ वादा किया था। उफ, तुम बहुत धोखेबाज इंसान हो संजय। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं करना चाहिए था। तान्या, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो और शादी करना चाहती हो तो तुम्हें आज रात 12 बजे बंगले पर आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इधर तान्या हेलो हेलो करती रह गई और उधर इतना बोलकर संजय ने फोन काट दिया। तान्या बेचैनी से टहलते हुए उसका फोन दोबारा लगाने की कोशिश करती रही, मगर संजय का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। रात के अंधेरे में डूबा हुआ भूत बंगला बेहद मनहूस नजर आ रहा था। जब तान्या बंगले पर पहुंची, सच्चे प्यार के आगे उसका डर हार चुका था, मगर फिर भी उस मनहूस बंगले को देखकर तान्या अंदर तक सिहर उठी। फिर हिम्मत करके वो किसी तरह अंदर दाखिल हुई। तान्या संजय को आवाज देती हुई आगे बढ़ रही थी। संजय, क्या तुम अंदर हो? आगे बढ़ती हुई तान्या की नजर अचानक जमीन पर पड़ी एक लड़की पर गई, जो कि खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसे देखते ही तान्या सन्न रह गई। उफ, ये सब क्या है? ये किसने किया? तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो कि शैतान जैसी लग रही थी। तान्या बेहद डर गई और दोबारा मुड़कर बाहर की ओर भागी, मगर वो दरवाजे से बाहर निकल पाती तब तक सामने से सुजान सिंह ने दरवाजा बंद कर दिया और एक जंजीर हाथों में लेकर उसकी ओर बढ़ा। काका, आप ही क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। मैं वो संजय से। तान्या अपनी बात पूरी कर पाती तब तक उसे अपने पीछे पायल बजने की आवाज आई। तान्या ने मुड़कर देखा, सामने संजय खड़ा था, पर अब वो संजय जैसा नहीं लग रहा था। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना था, जो कि पूरी तरह से काला था, और एक दुल्हन के जैसे उसने श्रृंगार भी किया था। तान्या उसे देखते ही बुरी तरह चीख पड़ी और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद एक कमरे में हवन कुंड जल रहा था, जिसके सामने संजय बैठा था। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना था, जिसके अंदर वधुसुर की आत्मा का वास था। उसके बगल तान्या भी बैठी थी, जो कि किसी तरह के सम्मोहन में थी। माहौल पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की शादी हो रही हो। संजय मंत्र पढ़ता हुआ हवन कुंड में आहुतियां डाल रहा था। तभी संजय के पीछे से उसके गले में किसी ने एक लोहे की जंजीर डाली और खींचने लगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे! तूने मुझे ये किस बंधन में बंध दिया है? वो सुजान सिंह था। उसने अपनी पूरी ताकत से जंजीर को खींचते हुए कहा, बस बड़ी सरकार, बस। सदियों से मैं ये सब चुपचाप सहता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर इस बार जब आपने अपने परपोते को भी नहीं बख्शा, तो पानी नाक से ऊपर चला गया। गद्दार, मैं तुझे मार दूंगा। सुजान सिंह ने जंजीर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने एक ताबीज निकाली और उसे संजय के चेहरे के सामने करके मंत्र पढ़ने लगा। संजय और जोर जोर से तड़पने लगा। जैसे ही संजय का शरीर ढीला पड़ा, सुजान सिंह ने उस ताबीज को फौरन ही जलते हवन कुंड में फेंक दिया, जिससे एक जोर की रोशनी के साथ चीखने की आवाज आई और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। इस घटना को कई रोज गुजर गए। शाम के वक्त तान्या और संजय उसी बंगले में बैठे हुए थे, जहां संजय के सिर और गले पर पट्टियां लगी हुई थीं। सुजान सिंह पास ही खड़ा था। फिर संजय ने कहा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूं। उस रात मैंने कमरे में एक लड़की और आईने में किसी आकृति को देखा था। उसने मेरा गला पकड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। छोटे सरकार, उसी रात इस भूत बंगले में रहने वाले वधुसुर ने
आपके शरीर में प्रवेश किया था। आप तकरीबन हफ्ते भर बेहोश थे। फिर आप जब उठे तो वो आप नहीं बल्कि वधूसुर था, जिसने तान्या बहुरानी को बुलाकर उससे शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो इनकी रूह को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता। पर ये वधूसुर था कौन? ये इस बंगले के पहले मालिक थे सरकार, जो कि नियत के अच्छे इंसान नहीं थे। वो गांव की भोली भाली लड़कियों को इस बंगले में बुलाते और उनके साथ जबरदस्ती करते। उस पर भी उनकी ख्वाहिशें सामान्य नहीं होती थी। वो खुद दुल्हन का लिबास पहनते, जबरन उस लड़की से शादी करते, फिर उनकी इज्जत लूटते। उनके इसी जुल्म के चलते एक रात गांव वालों ने उन्हें मिलकर मार दिया और उनकी अतृप्त आत्मा वधूसुर बन गई। मगर काका, आपने कैसे उन्हें हराया? मैंने चुपचाप इस बंगले में बहुत सारी मौतें देखी हैं बिटिया, इसलिए मैं इसकी तैयारी बरसों से कर रहा था। खैर, वधूसुर को मैं मार नहीं सकता, पर मैंने सदियों तक के लिए उसे सुला दिया है। संजय और तान्या को सारा माजरा समझ में आ चुका था। आखिर में वो दोनों अपना सच्चा प्यार बचाने में कामयाब हो चुके थे।